So welcome back to the third part of ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको याद होगा हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे थे, ठीक है। चलिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक। तो हम लोगों ने इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया और फिर सर्कुलेटरी नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लिया। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा कि जो कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ना, जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना। और रेस्पिरेशन में क्या हुआ, उसी ग्लूकोज का जो है ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी मिलना। लेकिन इस बीच में एक प्रोसेस था, वो ये था कि जब हम रेस्पायर कर रहे थे तो एल्वोलाई से आपका क्या कहते हैं उसको, ब्लड वेसल में, और फिर ब्लड वेसल से सेल में जाना, और यहाँ से CO2 का ब्लड में जाना, और फिर ब्लड से एल्वोलाई, और एल्वोलाई से मुंह के नाक के रास्ते से बाहर आना। ये आपका रेस्पिरेशन में था। लेकिन जो ये ट्रांसपोर्टेशन का बीच में जो एक वो था, वो हम लोगों ने छोड़ दिया था, है ना। तो अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में जानेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें क्या है। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्या ब्लड के अलावा भी कुछ है? तो बिल्कुल है, ठीक है। ये मुझे पहले नहीं पता था, बट बाद में ये देखा मैंने NCERT में। तो ब्लड के अलावा भी है। क्या है, ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा जो होता है वो होता है लिम्फ। लिम्फ ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टन सब्सटेंस। तो ये याद रखिए, सर्टन सब्सटेंस मतलब स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन जब हम लोग लिम्फिक सिस्टम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। बेसिकली ये बाईपास करता है, होता है ना बाईपास रोड, तो उसी तरीके से एक रास्ता है, उस रास्ते को छोड़ के लिम्फ से भी कुछ कुछ चीज़ें जाती हैं, ठीक है। चलिए, ओके। तो मीडियम क्या हुआ, दो आपका, पहला हुआ ब्लड और दूसरा हुआ लिम्फ। लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेन टॉपिक तो हम लोग का ब्लड है, बट लिम्फ में भी आएंगे। चलिए, अब आते हैं हम किस पे, ब्लड पे। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जब हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ब्लड जो है आपका एक टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक सवाल आता है कि भाई टिश्यू क्या है, क्यों है। तो ये याद रखिएगा, ये एक मेन रीज़न जो है इसका, एपिडर्मिस से ये आपका ब्लड निकलता है, एक सेम एपिडर्मिस से, इसी वजह से उसको एक टिश्यू कहा जाता है ना। तो चलिए, तो क्या है, ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड सेलुलर प्रोटीन। क्या क्या बताया, फ्लूइड मैट्रिक्स पहला चीज़, दूसरा प्लाज्मा एंड तीसरा सेलुलर पोर्शन, ठीक है, कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यानी कि इस सेलुलर पोर्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, इस पे ध्यान मत दीजिए, जो ग्राफ बना है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो रेड कलर में दिख रहा है नीचे 45%, दिस इज़ योर RBC। अभी इसको हम कंपोनेंट को तोड़ेंगे, बट आप देख लीजिए यहाँ पे ऊपर जो है आपका वो है प्लाज्मा, जो कि बेसिकली इसमें 90% लगभग वाटर होता है, ठीक है। और ये जो बीच में आपका स्पेस है उसको मैं ग्रीन कलर से कोट करता हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, ये ग्रीन कलर में, ये जो ग्रीन कलर है, ठीक है, तो ये बेसिकली है आपका ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट क्या होता है, WBC होता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ये सब चीज़ हम लोग फिर से बात करेंगे। प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। WBC को ल्यूकोसाइट, और RBC को आप क्या कहते हैं, RBC को क्या कहते हैं बताइए, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथेरोसाइट। देखिए, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मतलब उतने अच्छे से देखा नहीं है मैंने, बट हाँ ठीक है। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट WBC को कहते हैं, RBC को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। और ये प्लाज्मा हुआ, ठीक है। चलिए, अब इसी को फिर से देखिए आप, इस ग्राफ को मैं 1 मिनट में फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आगे मुझे आपको बताने में कन्फ्यूज़न नहीं हो, है ना। 45% यानी कि नीचे जो है आपका ये जो पोर्शन है, ये दिस इज़ योर RBC, ठीक है। ये लो ऊपर जो है इसको आप प्लाज्मा मान लीजिए, प्लाज्मा, ठीक है। इसमें प्रोटीन भी होगा, बाकी नीचे आपका RBC है, और बीच में जो आपका एक जो आता है, ठीक है, उसमें
जो आपके सेल हैं कौन कौन है, एक तो आपका ल्यूकोसाइट है, एक थ्रोम्बोसाइट है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि 1% ऑफ टोटल ब्लड होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं फिर से इसी को हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में क्या है, प्लाज्मा 55%, देखिए मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हैं, 45% है। तो इस 45% में ही लेस देन 1% है ये वाला पोर्शन, ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन आपको मैंने बताया जो ग्रीन कलर में था, ठीक है। तो देखिए 45 और 55 कितना हो गया, 100। तो भले ही आरबीसी लिखा है मैंने, बट आरबीसी 45% जो है आपका एग्जैक्ट नहीं है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है 45%, तो थोड़ा यह मिस्टेक है, ठीक है। ये आप पे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो लेस देन 1% है, यानी कि आप इसको लेस देन 45 मान सकते हैं हल्का, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया कि प्लाज्मा आपका हो गया 55%, प्लाज्मा हो गया 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए कितने, 45%। और उसी इसमें से जो है आपका अगर ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स की बात करें तो वो लेस देन 1% है, तो ज़्यादातर क्या है आपका उसमें आरबीसी है, ठीक है। चलिए उसी को डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में बताया कि 55% है और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा बेसिकली क्या होगा, प्लाज्मा में बेसिकली हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि इसमें बेसिकली आपका जो होगा वो होगा वाटर, प्रोटीन एंड बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी जो कि जब डिटेल पढ़ेंगे तो, लेकिन याद रखिए मोस्टली इसमें वाटर होता है, प्रोटीन होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में का 3 पार्ट है, क्या क्या है आपका, आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। तो इसको फिर से यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बताया ना, दिस इज आरबीसी, दैट इज क्या बताइए इसका साइंटिफिक नेम बताइए, एरिथ्रोसाइट। एंड आफ्टर दैट इसमें क्या होगा आपका, प्लेटलेट्स दैट इज थ्रोम्बोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। तो ये हो गया आपका क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और ऊपर प्लाज्मा तो था ही जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब एरिथ्रोसाइट आरबीसी हो गया, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स हो गए, लेकिन ये जो आपका डब्ल्यूबीसी है ये और ओपन होगा अंदर, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 2 तरीके से होगा, 2 पार्ट में बटेगा, एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट और एक को कहते हैं ए ग्रेनुलर। ग्रेनुलर का मतलब क्या होता है, ग्रेनुलर का मतलब होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स का क्या मतलब हो गया, जिसमें दाना होता है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये आपका आरबीसी का एलिमेंट है, तो यहाँ पे दाना दाना होगा तो उसको ग्रेनुलर होगा। और जो बिल्कुल जिसमें दाना नहीं होता है और वो अगर आपका डब्ल्यूबीसी है तो उसको क्या कहेंगे, ए ग्रेनुलर। अब उसी का टाइप हमको देखना है, तो टाइप देखिए, सबसे पहले हम ग्रेनुलर की बात करते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स में जो होता है आपका पहला होता है न्यूट्रोफिल्स। वर्ड सुना होगा, क्वेश्चन आपको क्या दे देगा कि न्यूट्रोफिल है क्या, है ना, उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। अभी तो पढ़ा रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, तो आपको पता है कि हाँ चलो ये डब्ल्यूबीसी में जो है ग्रेनुलर्स के साइड में आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहला है न्यूट्रोफिल्स, और ये न्यूट्रल होता है नेचर में, ठीक है। बेसोफिल्स दूसरा है जो कि होता है बेसिक होता है नेचर, है ना, जैसे हम लोग एलिमेंट पढ़ते थे केमिस्ट्री में तो बताता ना, मतलब कंपाउंड पढ़ते थे, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक। और एक तीसरा होता है क्या कहता है, एसिनोफिल, जो एसिडिक होता है। फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ, ग्रेनुलर्स यानी डब्ल्यूबीसी का 2 पार्ट होगा, ग्रेनुलर क्या कहता है, या ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का पहला होगा न्यूट्रोफिल, दूसरा होगा बेसोफिल, तीसरा होगा एसोफिल, ठीक है, एसिनोफिल। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल होगा, बेसोफिल बेसिक होगा, एसिनोफिल एसिडिक होगा। तो इस दोनों का देखिए नाम, एन से न्यूट्रल, बी से बेसिक, एसिनोफिल एसिडिक होगा। एक ग्रेनुलर में आप अगर आएंगे तो एक ग्रेनुलर में आएगा मोनोसाइट और आएगा लिम्फोसाइट, ठीक है। तो मोनोसाइट तो हो ही गया, और लिम्फोसाइट का भी 2 पार्ट होगा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आर इम्पॉर्टेंट, ये आगे आने वाला है, तो आ ही जाएगा तो पढ़ाएंगे, बाकी ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका उतना काम नहीं, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन कर लिया, और यहाँ पे ग्राफ में भी आपको मैंने बता दिया, है ना। चलिए अब आते हैं, सबसे पहला चीज़ पढ़ना है क्या हम लोग को, प्लाज्मा। फिर पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, सीक्वेंस में जाएंगे। तो पहले प्लाज्मा को देखते हैं, प्लाज्मा क्या होता है अब डिटेल में देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें मैं स्टार लगाऊंगा, सोचिए कि वो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा आपका क्वेश्चन बनेगा। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, तो कलर बताया है इसको, स्ट्रॉ कलर्ड है, ठीक है। अ नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन सेल्स। तो प्लाज्मा क्या है, एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है जो कि लिविंग नहीं है, और ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस किसके बीच, 2 सेल के बीच, प्लाज्मा, ठीक है। चलिए 5% ऑफ टोटल ब्लड, इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया कि मेनली वाटर होता है और प्रोटीन होता है, और बाकी जो चीज़ होंगी बताऊंगा। तो यहाँ पे अब आप आ गया है, तो वाटर कितना है, 90 to 92%। देखिए ये जो डाटा है ज़्यादातर नहीं, 99% चीज़ एनसीईआरटी से लिया गया, तो यू कैन ट्रस्ट
ऑन दिस डाटा, ठीक है। सो वाटर 90 to 92%, प्रोटीन 6 to 8%। बाकी देखिए प्रोटीन में मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, जब हम लोग आई थिंक रेस्पिरेशन कर रहे नहीं, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे थे और लीवर कर रहे थे, तब हम लोगों ने इन प्रोटीन को देखा था, ठीक है। क्या पहला है फाइब्रोनेजिन। फाइब्रोनेजिन क्या है ये? तो फाइब्रोनेजिन जो है, फाइब्रोनेजिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। तो हम लोगों ने जब लीवर पढ़ा था तो पढ़ा था फाइब्रोनेजिन क्या है, एक क्लोटिंग फैक्टर है जो प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर करता है। मतलब स्टार, बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद है आपका दूसरा है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स क्या है? ग्लोबुलिन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ग्लोबुलिन का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म का काम है। तीसरा है एल्ब्यूमिन, ये भी आपका प्रोड्यूस होता है लीवर में, ठीक है। तो क्या काम है? तो एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस बेसिकली क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। ऑस्मोटिक बैलेंस होता है बेसिकली आपका जो टेम्परेचर और जो आपका बॉडी में वाटर कितना होना चाहिए, ठीक है, तो वो सब बैलेंस करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी कि आप ले लीजिए NaC सॉल्ट वाटर, इसका बैलेंस करता है, ठीक है। और एक होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन मैंने क्या बताया था कि जब आपका ब्लड क्या कहता है, बहता है, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, वहाँ पे आपको ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, ठीक है। इसके बाद कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक Na+Ca++ Mg, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, HCO3 बाइकार्बोनेट है ये आपका, क्लोरीन माइनस और पोटेशियम। तो इस तरह के मिनरल्स भी हैं। उसके बाद क्या है आपके प्लाज्मा में ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड है, लिपिड है, यानी जो हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, वो तीनों चीज़ें। ETC आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एंटीकोगुलेंट हेपेरिन इज प्रेजेंट, ये भी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, लीवर वाले में पढ़ा था, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है हेपेरिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन ये स्टार है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनेजिन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो ये जानना है। उसके बाद क्या कर रहा है, डिजॉल्व्ड गैस। तो प्लाज्मा में आपका जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है। देखिए हमने जब आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन, तो बताया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये डिजॉल्व फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब ऑक्सीजन आपका क्या कहता है, मेनली तो RBC के थ्रू होता है, लेकिन 3% डिजॉल्व में होता है। तो कहाँ पे होता था, वो बेसिकली प्लाज्मा में ही होता था। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ऐसा केस है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल क्या क्या है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तो ये सारा का सारा जो है आपका किस में रहता है बताइए, ये आपका होगा प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में होगा। फिर रेगुलेटरी सब्सटेंस जैसे विटामिन्स, ठीक है, हार्मोन्स, ये सब भी रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल, ये सब के सब कहाँ रहते हैं, आपके प्लाज्मा में, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि एक वर्ड होता है सीरम, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सीरम क्या होता है। तो सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो देखिए अभी आपने क्लोटिंग प्रोटीन देखा है ना, प्रोटीन देखा, उसमें देखिए क्लोटिंग फैक्टर में आपने देखा फाइब्रोनेजिन देखा, उसके बाद आपने देखा प्रोथ्रोम्बिन देखा। तो बेसिकली सीरम जो है वो कुछ नहीं है, वो प्लाज्मा पूरा हट लीजिए, और जो भी प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, क्लोटिंग प्रोटीन, क्लोटिंग प्रोटीन को आप उसमें निकाल दीजिए प्रोटीन, तो वो क्या बन जाएगा, वही आपको सीरम, उसी को खाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जानना है हमको किसके बारे में, ग्लोबुलिन्स के बारे में, ग्लोबुलिन्स के बारे में। तो ग्लोबुलिन्स का देखिए 3 पार्ट है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है। और हमें अल्फ़ा बीटा के बारे में नहीं जानना है, गामा के बारे में जानना है। क्या है कि गामा जो है वो एंटीबॉडी होता है, ठीक है, गामा में ही एंटीबॉडी होता है प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो आप लोगों को ये पता होगा कि एंटीबॉडी, एंटीजन का कंसेप्ट जो है ब्लड में आएगा आगे, तो इसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जान लीजिए कि जो आपका ये गामा है, ग्लोबुलिन्स में जो गामा सेल है उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, जो कि किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी आप ये याद रखिए, आगे एंटीबॉडी, एंटीजन जब आएगा, जब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी सीरम इज़ नथिंग बट प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। तो ये हो गया।
अब मेरा प्लाज्मा हो गया ख़त्म, तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका हो गया ख़त्म। सो दिस इज़ ओवर नाउ। अब हम किस में आएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सीक्वेंस में क्या पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। चलिए तो अब आते हैं हम किस में आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में याद कीजिए क्या क्या पढ़ा था, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, याद रखिए साइंटिफिक नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर इट। सेकेंड इज ल्यूकोसाइट्स, दैट इज डब्ल्यूबीसी, एंड द थर्ड इज थ्रोम्बोसाइट्स, दैट इज प्लेटलेट्स। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसको घेरते हैं वो आपको याद रखना है। फर्स्ट ये पूछा जाता है तो 5 to 5.5 मिलियन, ठीक है, जो है इसका क्या होता है, संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद होता है बाई कनकेव इन शेप। ठीक है, तो ये आपका जनरल है। एक्सेप्शन में आपको पूछेगा इन कैमल एंड लामा। ठीक है, इलामा और कैमल जो होता है, इन कैमल एंड इलामा ओवल शेप का होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो बाई कॉनकेव क्या हो गया, मतलब इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, लेकिन कह रहा है कि ओवल टाइप का किस में होता है, कैमल में और लामा में, लामा या इलामा जो भी है। ठीक है, वो ऊँट टाइप का ही जानवर होता है, तो इसमें आपका है ये एक्सेप्शन। उसके बाद देखिए ये विदाउट न्यूक्लियस होता है, यानी कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। याद रखिए आरबीसी को हम सेल कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेल में न्यूक्लियस नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन क्या है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसमें, बताइए किसमें, लामा में और कैमल दोनों में ही न्यूक्लियस। तो दोनों का ये जो कैमल में है ये आपका बाइकनकेव भी नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, तो ये एक्सेप्शन में हो जाएगा। लेकिन जनरल नेचर क्या है कि जो आरबीसी होगा वो बाइकनकेव होगा शेप में और विदाउट न्यूक्लियस होगा। ठीक है, चलिए लैक ऑफ अदर ऑर्गेनल्स, यानी कि बाकी ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं इसमें, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया और कुछ कुछ जो भी है। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, देखिए यहाँ बता भी दिया है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया दे रिस्पायर एनॉर्बिकली, यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने लास्ट चैप्टर में रेस्पिरेशन में क्या बताया था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 नहीं, मतलब O2 नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होगा। से एंड सो नॉट यूज अप टू एनी ऑफ द ऑक्सीजन दे कैरी। इसका मतलब क्या हुआ कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, आरबीसी जो है उसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है, और जब माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है तो अब देखिए यहाँ थोड़ा समझाने वाली भी बात है, तो इसको देखिए आरबीसी है, एक क्या है, बेसिकली सेल है, तो मान लेते हैं ये सेल है। अब सेल में अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, ठीक है, उस सेल में, तो जब आरबीसी या आरबीसी है और ये मान लेते हैं आपका ग्रीन कलर का O2 है, तो इसको जब कैरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको कैरी करने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो ये इस ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास खुद के पास माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है। अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि बैल वैल को हम लोग क्या करते हैं ना कि उसका मुंह बंद कर देते हैं अगर कोई काम करवाना हो, ठीक है, फसल के आसपास, ताकि वो खा नहीं पाए। उसी तरीके से अगर आपके पास रेड ब्लड सेल है और उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो चूंकि उसके पास माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो उसको जितना ज़रूरत होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं करता है। वो ऑक्सीजन का काम क्या करता है, फुल्ली ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है, जिसको देना है उसको देता है, दैट इज सेल को देता है वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ। अब देखिए इट कंटेन्स द एंजाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनिडाइलेज। ये भी आपको याद होगा, ये हम लोगों ने किया था, जिससे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। ठीक है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी मैंने बताया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलिए अब अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन में देखिए कि ये होता है रेड बोन मेरो में। तो देखिए जो आपका बोन होता है ना, तो उसमें जो रेड बोन मेरो है एडल्ट में वहाँ पे होता है, लेकिन अगर एम्ब्रियो की बात करें तो लीवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होता है। एम्ब्रियो मतलब बच्चा अभी माँ के पेट में है, तो लीवर में प्रोड्यूस होगा या स्प्लीन में होगा। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्शन जो होगा आरबीसी का वो होगा स्प्लीन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होगा, और इसी वजह से याद रखिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, और कभी कभी जो है ना ब्लड बैंक भी कहते हैं इसको। ब्लड बैंक क्यों कहते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइए, बट इतना याद रखिए इसको ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है,
लाइफ स्पेन 120 डेज है, इज इट इम्पोर्टेंट? यस इट इज़ इम्पोर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, नाउ अब हम फंक्शन बात करते हैं फंक्शंस की। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपने देखा ही कहाँ पे, रेस्पिरेशन में, कि O2 को लेके जाता है और CO2 को लेके आता है, याद है ना। मैंने ये भी बताया था कि CO2 जो आपका RBC में जो आपका हीमोग्लोबिन है वो CO2 के साथ बहुत ज़्यादा चिपकता है, फिर CO के साथ चिपकता है और फिर O2 के साथ चिपकता है ना। और ये भी बताया था मैंने कि इसी वजह से CO2 को जब रिएक्ट करवाएंगे हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये आपको मैंने लास्ट टॉपिक में बताया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ कुछ नया चीज़ नहीं है। बाकी फिलहाल इस चैप्टर में आपको बस ये देखना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ बीमारी है, तो एक को कहते हैं हम हीमियोपोएसिस। हीमियोपोएसिस क्या है? ये है, नो नॉट बीमारी, सॉरी, एक टर्म है हेमियोपोएसिस, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। इस वर्ड को जानना, पोएसिस का मतलब फॉर्मेशन नहीं होता है, और हेमियो का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। एनीमिया एक बीमारी है, लेकिन यहाँ पे हम टर्म की बात करें, बट ये है बीमारी, रेफर्स टू द कंडीशन इन विच देयर इज एबनॉर्मली लो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन एंड और रेड ब्लड सेल काउंट। तो अगर आपके पास RBC कम हो गया तो उसको एनीमिया कहते हैं। याद रखिए आपको Fe, लोहा, ठीक है, कोबाल्ट, B12, ठीक है, ये सब जो है ये आपको खाते रहना चाहिए मतलब इसके सोर्सेज जहाँ जहाँ हैं वो ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है। इंडिया में जनरली लड़कियों को एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उनको यही कहा जाता है कि B12, कोबाल्ट ये सब खाइए और बस, ठीक है। चलिए, दूसरा एक तो एनीमिया हो गया, उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैंने पहले ही बता दिया, विच इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आपका आयरन होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लाल दिखता है। तो अगर आपके अंदर आयरन की डिफिशिएंसी हो गई तो यही प्रॉब्लम होगा। एक होता है पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया क्या है? B12 विटामिन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो देयर इज़ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन B इन द बॉडी विच इज़ नीडेड फॉर रेड ब्लड सेल मैच्योरेशन। तो मैच्योर नहीं हो पाता है ना। तो देखिए, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से भी हुआ, इसको क्या कहते हैं हम? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दूसरा है पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। चलिए, एक होता है आपका मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया, वो होता है B9 की वजह से। ये आप जब विटामिन पढ़ेंगे तो वहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होना चाहिए, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है। चलिए, अब देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं, ठीक है। तो 100 ml में क्या है कि हेल्दी बॉडी में 12 से 16 ग्राम में आपका होना चाहिए, और मेल में कितना होना चाहिए? 13 से 16, और फीमेल में 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये NCERT का जो है डाटा है, हेल्दी बॉडी का 12 से 16, बाकी मेल में 13 से 16, फीमेल में 11 से 13 होना चाहिए। तो अगर फीमेल में 11 से कम है तो डॉक्टर को दिखाइए, थोड़ा खाइए पीजिए अच्छे से। मेल में 13 से कम है तो मतलब जनरली तो पता नहीं कम नहीं रहता है लड़कों को, बट फिर भी प्रॉब्लम है फिर। उसके बाद एक है आपका वो है आपका एक हीमियोलाइटिक एनीमिया। हीमियोलाइटिक एनीमिया क्या है? इट इज़ कॉज्ड आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड मलेरिया। किसी को मलेरिया हुआ है, ठीक है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, पता होना चाहिए, प्रोटोजोआ से होता है। ये पढ़ाएंगे हम लोग जब ह्यूमन डिजीज़ पढ़ेंगे। तो ये क्या है? हीमोलैक्टिक एनीमिया, इट इज़ कॉज्ड आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड मलेरिया। तो मलेरिया बहुत दिन से हुआ तो उसको जो एनीमिया होगा उसको क्या कहेंगे हम? हेमियोलैटिक एनीमिया। चलिए, इसके बाद क्या है आपका? देखिए, थैलासेमिया। थैलासेमिया क्या है? थैलासेमिया क्या है? इट इज़ द जेनरिक डिसऑर्डर। सबसे पहला तो ये बात याद रखना है, डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16। ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखिए कि कहीं ना कहीं ये जो है आपका क्रोमोसोम से रिलेटेड है। डिफेक्ट इन पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। सो द साइज ऑफ RBC रिड्यूसेस, ठीक है। इतना काफ़ी है। चलिए, अब देखिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अगर आपका RBC बढ़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसीथीमिया, ठीक है। और अगर घट जाए RBC तो उसको हम कहेंगे एनीमिया। तो एनीमिया तो पता है, लेकिन अगर बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीसीथीमेनिया, ठीक है। अब देखिए, साइज़ ऑफ ह्यूमन RBC कितना होता है?
7.2 म्यू। म्यू जो है आपका माइक्रोन है, ठीक है। फिर कहता है घोस्ट ऑफ शेडो आरबीसी, उसको कहते हैं एम्प्टी आरबीसी, यानी कि नाम का आरबीसी होता है वो कैरी नहीं कर सकता है कुछ, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एरिथ्रोपोएसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों, ये टर्म का मतलब क्या होता है, एरिथ्रोपोएसिस, पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब कुछ जो है चीज़ें हैं आपके, जैसे स्मॉलेस्ट आरबीसी होता है मस्क डियर में, मस्क डियर है जिसमें सबसे छोटा आरबीसी मिलेगा आपको, और लार्जेस्ट आरबीसी आपको मिलेगा एम्फ्यूमा में। ये जब आप एम्फ्यूमा जो है पढ़ेंगे, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब भी। तो स्मॉलेस्ट आरबीसी मस्क डियर, लार्जेस्ट आरबीसी एम्फ्यूमा, ठीक है। चलिए ओके अच्छा हाँ ठीक है। अब देखिए क्या है, एरिथ्रोप्रोटीन, एरिथ्रोप्रोटीन तो आरबीसी के साथ प्रोटीन से रिलेटेड है। तो क्या है ये, एक हार्मोन है सीक्रेटेड बाय किडनी, ठीक है, दैट इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, दैट इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन रिस्पॉन्स टू फॉलिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। देखिए जैसे आप पहाड़ी इलाका में जाते हैं, दार्जिलिंग में गए या कहीं गए, तो वहाँ पे आपका देखिएगा कि आरबीसी लेवल घटता जाएगा, ठीक है। तो इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोप्रोटीन, ठीक है। किड कहाँ से वो सीक्रेट होता है, किडनी से, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी जो है वो इंक्रीज़ होता है, ताकि जो आपका ऑक्सीजन का कमी वहाँ हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास आरबीसी हो तो आपके सेल को ऑक्सीजन मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑक्सीजन दो तरीके से हो सकता है, या तो आपके पास आरबीसी बहुत हो या तो वहाँ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हो, सिंपल। चलिए एक जो है आपका है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये क्या है, अच्छा ये मैंने बताया नहीं है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए आप। तो देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, इसमें बेबी का कलर जो है ब्लू हो जाता है, ठीक है। स्किन जो है ना, स्किन का कलर जो है ब्लू हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली इन्वायरमेंट की वजह से होता है, प्लस थोड़ा जेनेटिक भी होता है, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें, ठीक है। और पॉल्यूशन जो होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, तो ये सारे रीजंस हैं, है ना। चलिए अब आते हैं, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है, आफ्टर द, ये कहाँ से आया, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी द आयरन पार्ट इज रिटेन्ड इन द लीवर विच रेस्ट ऑफ एक्सक्रीटेड टू बिलिरुबिन। ये कहीं और से आया है, चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या है, इसको बाद में देखेंगे, ये पता नहीं मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, बट ये है इंपॉर्टेंट, बट आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए अब आता है ल्यूकोसाइट, तो हो गया आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट आपका हो चुका है कंप्लीट। अब आता है दूसरा नंबर ल्यूकोसाइट्स पे, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, और ये होता है 6000 से 8000 mm/क्यूब ऑफ ब्लड होता है, कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। अच्छा मैं रेड मार रहा हूँ तो वो आपका स्टार होना चाहिए ना, तो ठीक है, जब तक मैं स्टार नहीं मारूँ तो समझ जाइए कि एमसीक्यू में चांसेस कम है। पजेस न्यूक्लियाई, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, न्यूक्लियाई होता है जो कि वहाँ नहीं था। एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, तो इसके पास सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। मूव इन एमोवाइड फैशन, तो एमोवाइड फंक्शन में होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आए या नहीं आए, क्यों, क्योंकि एमीबा का जो है फंक्शन क्या है ना, वो ऐसे ऐसे होता है शेप, या ऐसे ऐसे तो नहीं, मैं शेप तो बहुत गंदा बनाता हूँ, मतलब देखिए इससे क्या होता है कि इस टाइप का जो अजीब सा नेचर होता है ना, तो ये इसको कहीं से एक जगह से दूसरे जगह अगर चलना हो तो ये कभी अपने आप को इधर को अंदर कर लेगा, बाहर कर लेगा, होता है ना, वो अपने कहीं से भी निकल सकता है। तो ये इसको चलने में बहुत, चलना तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ मतलब वही हो गया। तो अमीबा टाइप के फैशन में ये चल सकता है डब्ल्यूबीसी, तो इसका ये फ़ायदा होता है जो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है आपका है डाइपेडेसिस, क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट थ्रू कैपिलरी वॉल इज रेफर्ड एज डाइपेडेसिस। कैपिलरी वॉल के थ्रू जो मूवमेंट होता है ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूबीसी का घटना ल्यूकोपीनिया कहलाता है, ल्यूकोपीनिया कहलाता है, और डब्ल्यूबीसी का बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। इंपॉर्टेंट, यस इंपॉर्टेंट। और डब्ल्यूबीसी का देखिए बहुत बढ़ना, देखिए मैंने बहुत बढ़ना, या बढ़ना इज ल्यूकोटोसाइस क्या कहता है, ल्यूको
ल्यूकोक्यूटोसिस कहते हैं, लेकिन WBC का बहुत बढ़ना को ल्यूकीमिया कहते हैं, जो कि कैंसर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका अगर फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और अगर डिस्ट्रक्शन की बात करें तो ये होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है मैं बताऊंगा। मैंने बताया ना कि ब्लड, दो तरीके कनेक्टिव टिश्यू हैं बॉडी में, ब्लड एंड क्या बताया था, लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है डिस्ट्रक्शन। ठीक है, लाइफ स्पेन, ये इंपॉर्टेंट, यस इंपॉर्टेंट है, रेड कलर में कर देते हैं, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। लाइफ स्पेन 12 to 20 डेज इंपॉर्टेंट। RBC का रिकॉल कीजिए 120 डेज था, है ना। चलिए अब आते हैं आगे, देखते हैं कुछ। हाँ, ल्यूकोसाइट्स का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, तो वही है ए ग्रैनुलर और ग्रैनुलर। ठीक है, तो एक ग्रैनुलर में आपका मोनोसाइट है, जो कि आपका है लार्जेस्ट WBC, यानी कि WBC में सबसे बड़ा मोनोसाइट है। बस अगर बहुत डीप घुसता है तब, इतना आएगा नहीं क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, बट इतना नहीं आएगा। बट लिम्फोसाइट जो आपका होगा ए ग्रैनुलर, जो कि स्मॉलेस्ट WBC है, ये अपने आप में क्वेश्चन बना। इसके अंदर आता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम अगर आते हैं ग्रैनुलर में, तो ग्रैनुलर में 3 था, याद कीजिए आप। न्यूट्रोफिल जो कि न्यूट्रल नेचर का था, ठीक है, बेसोफिल जो कि बेसिक नेचर का था, और एसिनोफिल क्या था, एसिडिक नेचर का था। तो ये तो नेचर का बात बताया मैंने। काम क्या है देखिए, न्यूट्रोफिल का काम है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए जब WBC की बात करते हैं हम, तो याद रखिए कि वो बेसिकली आपके प्रोटेक्शन के लिए ही है। तो उन्हीं में अलग अलग का काम, अलग अलग पार्ट है। तो न्यूट्रोफिल का काम क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे सोल्जर होता है ना हमारे, फर्स्ट लाइन वही हो गया। बेसोफिल क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, तो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पे ये रिएक्ट करता है। तीसरा होता है एसिनोफिल, ये क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन जो भी आपको एलर्जी होता है ना, वो आपका बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म है, याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ग्रैनुलर में जो है आपका न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है, फिर आपका क्या है, एसिनोफिल है, और फिर है क्या, बेसोफिल। ये कितना है, 60 to 65% WBC, दैट इज़ मैक्सिमम अमाउंट में, यही चीज़ है, याद रखिएगा, मैक्सिमम अमाउंट में। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट में कौन चीज़ है, बेसोफिल है मिनिमम। ठीक है, कितना, 0.5 से 1%, और बाकी एसिनोफिल्स 2 to 3% ऑफ WBC है। बाकी लार्जेस्ट WBC है मोनोसाइट, और स्मॉलेस्ट है आपका लिम्फोसाइट, वे अलग चीज़ है। यहाँ पे मैंने बताया है कि जो WBC में सबसे ज़्यादा है वो क्या है, वो न्यूट्रोफिल है 60 to 65%, और सबसे कम क्या है, बेसोफिल मिनिमम। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया है, एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, और न्यूट्रोफिल को क्या कहता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस। बाकी लिम्फोसाइट के 2 पार्ट है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और मोनोसाइट का क्या, लार्जेस्ट WBC। अब सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्या करा, ये NCERT से लिया गया है बिल्कुल एज इट इज़। तो देखिए न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, देखिए न्यूट्रोफिल यहाँ का आया और मोनोसाइट यहाँ का आया। ठीक है, क्या करता है भाई ये, तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ठीक है, जो कि 6 to 8% रहता है, आर फेगोसाइटिक सेल, बहुत इंपॉर्टेंट, विच डिस्ट्रॉइज फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। तो ये क्या है, आपका फेगोसाइटिक सेल है, जो कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। बेसोफिल क्या करता है भाई, तो बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, हेपेरिन, ETC, एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे आपको चोट लग गया या कुछ हो गया, तो वहाँ देखिए रेड कलर का हो जाता है इन्फ्लेमेटरी। वो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे WBC पहुँच चुका है लड़ाई करने के लिए। ठीक है, और कुछ दिन के बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और WBC का काम हो जाता है। तो ये इन्फ्लेमेशन के थ्रू करेगा, कौन करेगा, बेसोफिल। ठीक है, अब देखिए एसिनोफिल अगर की बात करें तो वो करता है, रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन, एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो वो भी आपका डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। जो कौन करवा रहा है, एसिनोफिल। और फिर से आप रिपीट कीजिए, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसोफिल। तो न्यूट्रोफिल का क्या काम है,
फेगोसाइटिक सेल, ये पूरा का पूरा सेल को खा के डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा तोड़ फोड़ डिस्ट्रॉय ही कर देता है कम्प्लीटली, ठीक है। बेसोफिल क्या करेगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवाएगा और जिससे कि अल्टीमेटली जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। ये किसका काम है, डब्ल्यूबीसी में किसका, बेसोफिल का, ठीक है। चलिए अब आते हैं लिम्फोसाइट। देखिए हमने मोनोसाइट के बारे में बात कर लिया, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल बात कर लिया डिटेल में। अब क्या बचा मेरा, लिम्फोसाइट। तो इसको अब देखिए थोड़ा सा, देखिए लिम्फोसाइट जो है आपका वो 20 से 25% है। बोथ बीटा एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स टू द बॉडी। इम्यूनिटी जो मिलती है ये आपका बीटा और क्या कहता है, बी और टी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। तो मोनोसाइट के बारे में अगर आप अलग से पढ़ना चाहें, जो कि मैंने हालांकि यहाँ पे एक लाइन में थोड़ा सा बताया था कि इनका काम क्या है, फेगोसाइटिक सेल को है ये बेसिकली और डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो देखिए लार्ज लिकोसाइट, ठीक है, लार्जेस्ट बेसिकली, लार्जेस्ट नॉट लार्ज, लार्जेस्ट लिकोसाइट्स। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। एमोबाइड इन शेप इंपॉर्टेंट है। अच्छा एमोबाइड क्यों होता है, देखिए मान लेते हैं कि एक आपको 14 पार्टिकल है, ऐसे आया, ठीक है, ये आपका अभी ऐसे है, मान लेते हैं, ये मैंने बताया नहीं। तो ये क्या करेगा, अपना शेप चेंज करेगा और ये आएगा और यूं आएगा और यूं आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि ये आपका पार्टिकल है, ये इसको इनगल्फ कर लेगा, क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा, और उसके बाद इसको फाड़ देगा और ये जो है बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ब्लड, ठीक है, मोनोसाइट एंटर द टिश्यू वेयर दे बिकम मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस इंपॉर्टेंट वर्ड। मैक्रोफेजेस आर phagocytic in nature and engulf bacteria and other cellular debris। debris मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ है, बेसिकली एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता है, मतलब बेसिकली जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर डेब्रिस। लिम्फोसाइट में अब आते हैं क्लियरली। तो देखिए लिम्फोसाइट में हमने क्या देखा कि 20 से 25% ऑफ WBC, ठीक है, और ये द सेकेंड मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। स्मॉल सेल विद राउंड न्यूक्लियाई एंड लिटिल साइटोप्लाज्म, नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। 2 मेजर फॉर्म्स, क्या क्या, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो देखिए आप बी लिम्फोसाइट के बारे में अगर हम देखें तो देखिए मेड इन बोन मेरो, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट। क्यों, क्योंकि बी से क्या हुआ, बोन मेरो, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है, ये कहा जाता है। लेकिन कहाँ पे, बोन मेरो में होता है। मैच्योर कहाँ होता है, बोन मेरो में ही। मैच्योर मेड भी होता है, यानी कि बनता भी वहीं, और मैच्योर भी होता है। और इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, और यही एंटीबॉडीज़ क्या होगा कि बाहर के जो कोई भी, ठीक है, डेब्रिस आएंगे, यानी कि जो भी बेकार सा चीज़ आएगा उसको यही एंटीबॉडीज़ क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। चलिए ठीक, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या है ये आपका एक है बीटा सेल रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। देखिए ये कोई आपका है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटैक इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल। हाँ, मान लेते हैं कि कोई जो है आपका, मान लेते हैं कि कोई जो है यहाँ पे ऐसे करके आ रहा है, कुछ है जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो ये क्या करेगा ना, ये रिसेप्टर है, ठीक है, तो इसका काम ये है, तो अटैक करता है इन्वेडर आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर ही करता है। टी लिम्फोसाइट में आइए, तो टी लिम्फोसाइट सबसे पहले तो कह रहा है कि ये बनता कहाँ है, बोन मेरो में, तो इसका नाम तो फिर वही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी लिम्फोसाइट। लेकिन नहीं, कंसेप्ट है मेच्योर कहाँ होता है, तो मेच्योर होता है थाइमस में, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्या, टी लिम्फोसाइट, दैट इज थाइमस। थाइमस में क्या होता है, मेच्योर होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट एलिमिनेट्स वायरस इन्फेक्टेड सेल, ट्यूमर और कैंसरस सेल्स एंड ऑल्सो द फॉरेन ग्राफ्ट। तो बेसिकली क्या करता है ये क्या करता है, अटैक करता है, इट अटैक्स। ये यहाँ पे मैंने इट नहीं लिखा है, इट पता नहीं कैसे नहीं लिखा, इट अटैक इन्फेक्टेड सेल। वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था कि भाई बाहर से आओ, बाहर ही हम आपको लड़वड़ करके भगा देंगे। ये क्या कर रहा है, उसको अटैक कर रहा है, कौन, टी लिम्फोसाइट। फिर से देखिए, बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, आउटसाइड सेल अटैक कर रहा है, और टी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, सेल में आ रहा है, उसको इन्फेक्टेड सेल में जा रहा है और उसको अटैक करके उसका इन्फेक्शन ख़त्म कर रहा है। समझ आया, समझ आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार में समझना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम फिर से वही, देखिए वहाँ पे मैंने बता ही दिया ये सारा चीज़, बट एसिनोफिल्स याद है ना, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स,
एंड न्यूट्रोफिल्स। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बस इसमें क्या याद रखना है, एलर्जिक रिएक्शन याद रखना है। इसमें एसिनोफिल में एलर्जिक रिएक्शन होता है और ऑल्सो हेल्प्स इन डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट। तो ये 2 चीज़ याद रखिए, दैट्स इट, बाकी चीज़ बेकार है। पढ़ना है तो आप एक बार थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको पॉज कर दिया, ठीक है। चलिए बेसोफिल में आपको क्या याद रखना है, कुछ नहीं। लीस्ट अबेंडेंट में भी याद रख सकते हैं, यस। सीक्रेट सेरोटोनिन हेपेरिन जो कि क्या है, एक एंटी कोगुलेंट एंड हिस्टामिन। क्या है हिस्टामिन, केमिकल इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन, तो ये इन्फ्लेमेशन के लिए है, तो ये भी याद रखिएगा। और बेसिक डाई होता है, ये छोड़ दीजिए, नॉट इम्पॉर्टेंट। न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स जो है आपका, इसमें क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है और इसके पास मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं आएगा लेकिन ये आ सकता है। चलिए अब आते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, अब देखिए आप भूल भी गए होंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ब्लड को क्या कहा कि एक प्लाज्मा होता है और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा आरबीसी, फिर देखा हमने अभी क्या, जस्ट अभी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, और अब मेरा आ गया तीसरा पार्ट, दैट इज थ्रोम्बोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट में क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा, और इससे हमारा स्ट्रक्चर तो खत्म हो जाएगा कम से कम। चलिए तो देखते हैं अब आगे। सो थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स आपको ध्यान रहता होगा कि जो चिकनगुनिया या ऐसा चीज़ होता है तो प्लेटलेट्स घटता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो प्लेटलेट्स, इसकी संख्या क्या होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख से कम होता है तो प्रॉब्लम होता है। डेंगू में जो है प्लेटलेट्स घटता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। cells are fragmented rather than true cell, not important. Rounded or oval like bodies, not important. Lack nuclei and contains a few cell organelles, not important. Formation, special cell in the bone marrow called, yes, ये आपको याद रखना है। स्पेशल सेल होता है कहाँ पे, बोन मैरो में। तो देखिए हर चीज़ बोन मैरो में बन रहा है, वहाँ पे आरबीसी बना था रेड बोन मैरो में, बाकी आपका जो है टी लिम्फोसाइट बन रहा था थाइमस में, बन तो रहा था आपका बोन मैरो ही में, फिर वो मैच्योर हो रहा था थाइमस में। तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है स्पेशल इन बोन मैरो कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट में, ठीक है। लाइफ स्पैन अबाउट अ वीक, और डिस्ट्रक्शन का होता है स्प्लीन एंड लीवर दोनों जगह। तो डिस्ट्रक्शन तो याद रखिएगा और लाइफ स्पैन भी याद रखिएगा, फॉर्मेशन भी याद रखिएगा, बस, ठीक है। चलिए फंक्शन देख लेते हैं इसका, क्या फंक्शन है। तो देखो, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अंदर नहीं लेकिन बाहर ज़रूरी है। अब ब्लड क्लॉटिंग का जो है ना बहुत सारे फैक्टर हैं, 16-17 फैक्टर हैं, उसमें से एक फैक्टर ये है। जब आप विटामिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा विटामिन के का रोल है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कुछ मिनरल्स हैं जिनका काम होता है। तो फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि जो आपका प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रिलीज ऑफ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, constitute most of the mass of the clot and activate the clotting factor in plasma that results in formation of thread of fibrin। फाइब्रिन बनाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जाला बन जाएगा, जहाँ आपका कटा हुआ जाला बन जाएगा तो क्या होगा, खून रुक जाएगा। बट मैंने जैसे बताया कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको हर फैक्टर्स का थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, 5-6 फैक्टर्स का अलग अलग जगह जब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ फिलहाल आपको जानना है कि जो प्लेटलेट्स है उसका भी यही काम है, ठीक है। अब एक होता है, एक वर्ड है आपका, दैट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइट का भी ये काम था, आपको याद हो तो। और थ्रोम्बोसाइट होता क्या है, बेसिकली नथिंग बट ब्लड प्लेटलेट्स को ही कहते हैं। सो अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लीड टू एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ऐसा भी होता है, ठीक है। क्या है, पुरपुरा इज़ अ ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिजीज़ ड्यू टू थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये नहीं पता हमें क्या है, एक बार आप इसको चाहें तो चेक कर लें, गूगल कर लें, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो देखिए ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने बताया ना कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चलिए इसमें देखिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड, देखिए द प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर्स, फैक्टर 1 फाइब्रोनिजन प्रोथ्रोम्बिन, देख रहे हैं। फैक्टर 4 कैल्शियम आयंस, मैंने बोला आयंस भी होंगे। फैक्टर 8 यानी कि बहुत सारे हैं, उसमें से मैंने कुछ लिखा है इंपॉर्टेंट। तो फैक्टर 1 क्या है, फाइब्रोनिजिन। तो ध्यान रखना है आपको,
मतलब आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए क्या है, तो फाइब्रोनिजिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन, ये याद रहना चाहिए। फैक्टर 8 क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ये याद रखना। और 9 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, ठीक है, इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। और एक होता है रॉयल डिजीज़, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे किस में, जेनेटिक डिजीज़ में, बट याद रखिए रॉयल डिजीज़ होता है, इसको हम लोग कहते हैं हीमोफेलिया, ओनली इन बॉयज़ होता है, जबकि लड़कियां कैरियर होती है, यानी कि इसको कैरी कर सकती है, लेकिन होता किसको, लड़कों को है। रॉयल डिजीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंग्लैंड का भी राजा है चार्ल्स 3, ठीक है, तो उसकी जो फैमिली है उसमें ये जेनेटिकली जो है ट्रांसफ़र होते जा रही है, क्या 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 क्या, रॉयल डिजीज़, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड से लेकर के मतलब ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि जो अभी इंग्लैंड के राजा हो जाएं, उनको अगर है ना चक्कू को लग जाए कुछ थोड़ा, अगर वो मिडाइवल पीरियड में रहते और लड़ाई करने के लिए जाते, तलवार वलवार से कुछ हो जाता, कट जाता, तो फिर वो खून रुकता नहीं, ठीक है। तो चूँकि बड़े लोगों को हुआ तो रॉयल डिजीज़ हो गया, है ना, छोटे लोगों को होता तो नहीं नाम रहता। ओके चलिए, तो देख लेते हैं कितना है। देखिए बहुत है, तो इसको हमको लगता है 2 पार्ट में करना चाहिए मुझे। ब्लड ग्रुप है, देख लेते हैं क्या क्या है। तो ब्लड ग्रुप को समझाना अपने आप में एक, फिर लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के बाद लिम्फेटिक ऑर्गन है, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन, ठीक है ठीक है ठीक है, एचबी है, फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट ऑर्गन है, फिर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन, अब फिर तब हार्ट वार्ट आएगा, ठीक है। तो यानी कि इट इज़ नॉट अ स्मॉल चैप्टर। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 2 पार्ट में रखते हैं, ठीक है, तो दैट विल बी गुड फॉर अस। अब क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा है ना, तो ऐसा करते हैं कि इसको यहीं तक अभी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट वेट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। ओके, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स जिनको ज़रूरत हो।